हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा पेपर है वो है 2018 का एचटेट 2018। इसको आज हम सोल्व करेंगे, देखेंगे किस तरीके का पेपर आया हुआ। फर्स्ट ही क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि WTO के बारे में। तो इसका मतलब क्या है कि WTO के बारे में हमें पढ़ कर जाना। WTO किसकी जगह फ्रेम हुआ? गेट की जगह, ठीक है। GATT जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, ये फ्रेम हुआ था 1947 में। इसी की जगह 8 राउंड हुए इसमें सुधार करने के लिए, और उसकी जगह इसको नाम दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो ये आया 1 जनवरी 1995 में, 1995 में। इसके अंदर सिर्फ गुड्स की बात होती थी गेट के अंदर। इसके अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात होती है। जो 8वां राउंड था वो था उरुग्वे राउंड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। तो इस टाइम पर आप देखोगे कि 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम पीरियड रहा। लेकिन 1944 के अंदर 3 चीज़ों को स्टेब्लिश किया गया। उसके अंदर क्या था? IMF, वर्ल्ड बैंक और उसके बाद IMF, वर्ल्ड बैंक, एक था ब्रेटन वुड्स सिस्टम, और एक और स्टेब्लिश करने की बात की जा रही थी, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ITO। तो उस टाइम पर आप जानते हो कि उस टाइम पर जो अमेरिका हो पावर में था, यानी कि वर्ल्ड पावर के रूप में था। तो उस टाइम पर ये था कि ITO को स्टेब्लिश नहीं कर पाए थे, क्योंकि जो US की वहाँ पर जो कांग्रेस है वो क्या, उसने उसके ऊपर साइन नहीं किए। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसको क्या एक तरीके से सफलता नहीं मिली। इन दोनों को एक तरीके से ट्विन्स भी बोला जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को और वर्ल्ड बैंक को। उस टाइम पर वर्ल्ड बैंक को IBRD के नाम से जानते थे। ब्रेटन वुड्स एक सिस्टम है, ठीक है ना। ब्रेटन वुड्स क्या है? एक सिस्टम है। और इसके बाद आप देखोगे कि, तो आपने देख लिया कि 1 जनवरी 1995 को क्या हुआ, WTO को स्टेब्लिश किया गया। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सोल्व। उसके बाद हम बात करते हैं सेल के बारे में। देखिए सेल क्या है। अभी आपने नवरत्न जो आपने देखा था कि नवरत्न महारत्न, तो उनमें क्या महारत्न के अंदर आता है सेल। तो सेल का अगर आप देखोगे तो पश्चिम बंगाल में, ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना, का स्थित सेल का स्टील संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था UK की सहायता से, यूनाइटेड किंगडम जो उसकी सहायता से इसको स्टेब्लिश किया गया था। इसको सेल की फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अनलिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आपने देख लिया कि जो सेल है, सेल की फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको जो है 1973 में आपने देखा था कि इसको स्टेब्लिश किया गया था, और किसकी सहायता से? UK की सहायता से। और कहाँ पर है? हो सकता है कि अगली बार ये पूछ ले कि ये कहाँ पर स्थित है। पश्चिम बंगाल में स्थित है। किसकी सहायता से? यूनाइटेड किंगडम की सहायता से। कब स्टेब्लिश किया गया? 1973 में। ये किस में आती है? महारत्न में आती है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे। अब उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कीमत मांग की लोच का निर्धारक तत्व नहीं? देखिए जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं, ठीक है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखो या प्राइस इलास्टिसिटी, तो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? ये सब्स्टिट्यूट्स गुड्स होती है, उनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि जितनी ज़्यादा गुड्स अवेलेबल होंगी, उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे, उतनी इलास्टिसिटी, ये भी ध्यान रखना, उतनी ही इलास्टिसिटी ग्रेटर देन ज़्यादा होगी। जितने उसके यूज ज़्यादा होंगे उतनी ही उसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। और प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड होने गुड्स, हम जितना ज़्यादा वस्तु के ऊपर हम कितना खर्च करते हैं वो भी इलास्टिसिटी को दिखाएगा, ठीक। जिन वस्तु के ऊपर हमारी इनकम का बहुत कम पोर्शन जो हमारी इनकम है, जिन वस्तुओं पर बहुत कम खर्च होती है उनकी लेस देन 1 होती है इलास्टिसिटी, जिनके ऊपर ज़्यादा होती है उनकी होती है ग्रेटर देन। तो ये इसके अंदर ये नहीं आएगा फोर्थ, ठीक है। इन्होंने नहीं पूछा ना, तो ये नहीं आएगा इसके अंदर। अब उसके बाद हम चलते हैं 1994 के ऊपर। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि ये सूचना दी गई है कुछ नीचे, श्रम के तीसरे घंटे का, यानी कि लेबर का जो तीसरा घंटा है ना, इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? TP। ये देखिए जब हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालोगे तो क्या होगा? चेंज इन TP डिवाइड चेंज इन के, सॉरी ये गलती लिख दिया, समीशन नहीं होगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालोगे तो क्या लिखोगे? चेंज इन TP डिवाइड बाय चेंज इन क्यू। इस तरीके से क्या आउटपुट में चेंज होने से उत्पादन में जो चेंज हुआ, या फिर ऐसे लिखोगे कि TPN माइनस TPN-1,
ठीक। या फिर ऐसे भी कई बार आपने लिखा मिला होगा कि TPN यहाँ पर +1 होता है और फिर ये हो जाएगा TPN, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको तो आप छोड़ सकते हो, इन दोनों को आप ध्यान रखोगे। तो अब यहाँ पर आप देखिए TP का चेंज होता है, तो कुल उत्पादन क्या होता है। अगर हम बात करें फिर TP की, TP होता है समेशन ऑफ MP, समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो ये देखिए यहाँ पर आप, तो अब देख लेते हैं इसको कैसे पूरा करेंगे। यहाँ पर ये जब कुछ भी घंटे काम नहीं किया जा रहा तो कुल उत्पादन 0 है, तो एक्स्ट्रा उत्पादन भी कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए फर्स्ट 1 घंटे काम किया तो इसका कुल उत्पादन हुआ 100, ठीक है ना। और 100, अब इसको 100 में से 0 घटाओगे तो कितना आएगा, ये 100 ही आएगा। उसके बाद आप देखिए, अब ये तो है नहीं आपके पास, तो कन्फ्यूज नहीं होना, कोई बात नहीं, ये नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमें अभी देखा कि TP जो है ना समेशन ऑफ MP भी होता है, तो इन दोनों का जोड़ कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 180 लिख दोगे। अब रहता आपको ये निकालना, ये क्या होता है, जो MP होता है वो क्या होता है, चेंज इन TP और चेंज इन क्यों, या आप ये लिखो कि MP होता है TPN माइनस एक सेकेंड रुकिए, TPN -1, उल्टा लिख दिया मैंने, ये दोबारा एक बार रुकिए, TPN माइनस इसमें से, ठीक है ना, और ये पिछले वाला घटाना होता है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला ये बनेगा, वही बनेगा जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि TPN -1, ठीक है। तो आपने देख लिया कि इसके 2 फॉर्मूले हैं, आप किसी फॉर्मूले से, एक तो ये हो जाएगा TPN -1 और एक ये हो जाएगा MP का चेंज इन TP डिवाइड बाय चेंज इन Q। तो ये निकाल लोगे आप। अब इसकी दोनों का टोटल कर दो, 180 आ जाएगा। अब इस 240 में से 180 को माइनस करो। 240 में से अगर 180 हम माइनस करते हैं तो 0, और 14 में से 8 जाएगा तो 6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 60, यहाँ पर फिर एक ही बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 60। अब इन्होंने यही पूछा कि इस सूचना के आधार पर ये बताइए कि जो तीसरा घंटा है उस पर मार्जिनल प्रोडक्शन कितना होगा, तो हो जाएगा 60, ठीक है। निकाल लोगे ना इसको। अब उसके बाद देखिए सेबी की, ये है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। सेबी के बारे में आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखिए 2-3 क्वेश्चन होगी हाँ आपके अब, कि किस किस चीज़ के बारे में पढ़ना, WTO के बारे में पढ़ना, सेबी के बारे में पढ़ना। तो यहाँ पर जो, और IRD उसके बारे में पढ़ना, NSDL NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो ये 95 जो है, इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसके लिए क्या कीजिए, एक यूट्यूब पर वीडियो है, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग से संबंधित, मनी और बैंकिंग से रिलेटेड है, वो उसको देखिए। उसमें आपको इन सब के बारे में पता चल जाएगा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ये सारी चीज़ें। तो ऊपर देखिए कि हुज जॉब टू इफेक्टिव कंट्रोल ओवर इंडियन स्टॉक मार्केट, जहाँ पर भी स्टॉक मार्केट आपको देखे ना वहाँ पर सेबी ही आएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। एक सेकंड रुकिए। दूसरा, उसके बाद आप देखिए सेकंड क्वेश्चन। अब ये WPI फिर आ गया, पीछे भी आपने देखा था कि होल प्राइस इंडेक्स, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये वही टॉपिक होते हैं जो रिपीटेड आते रहते हैं। ये कब 2004 से इसका बेस ईयर बदलकर 2011-12 जो किया गया था, वो किया गया था मई 2017 में, ठीक है। तो ये मैं करवा चुकी हूँ इंडियन इकोनॉमी में, तो वहाँ से आप कर लेना। उसके बाद है कि जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग का मतलब है, ये पब्लिक का क्वेश्चन है। जीरो बेस बजटिंग का मतलब होता है बिल्कुल नए सिरे से चीज़ को स्टार्ट करना। अब इन्होंने बोला कि डिफरेंस बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नहीं ये कुछ नहीं है इनकम और एक्सपेंडिचर। किसी आय प्राप्ति के बगैर ही व्यय प्रारंभ करना, नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। मेकिंग ए बजट एवरी टाइम विद ए फ्रेश स्टार्ट, ये ठीक है कि मतलब प्रत्येक बार एक नए सिरे से बजट बनाना, तो ये वाला आपका इसका ठीक रहेगा। तो जीरो बेस बजटिंग जो है ये जो है पीटर ए पायर है शायद जो जिन्होंने इसके बारे में दिया था। तो जीरो बेस बजटिंग के ऊपर मैं आपको करवाऊंगी कि जीरो बेस बजटिंग क्या है। उसके बाद आप देखिए व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ रोलिंग प्लान इन इंडिया। यह भी हमारे 5 ईयर प्लान्स रहते हैं। 5 ईयर प्लान्स के अंदर अगर आप देखोगे तो ये क्या पूछा कि रोलिंग प्लान कब से कब तक था,
ठीक है। 98 का क्या है कि रोलिंग प्लान जो है वो था हमारा, रोलिंग प्लान जो 1980 जो है वो था हमारा 1978 से लेकर 80 तक का। ठीक है, कब तक का था? 1978 से 80 तक का। अगर यहाँ पर आपसे पूछे तो आपको 5 ईयर प्लान आपको याद करना पड़ेगा कि 1951 से स्टार्ट हुए 1956 तक, फिर 56 से 61, 61 से 66, ये तीनों कंटिन्यू रहे। और 61 से लेकर 69 तक हमारी है ना, इसको हमने बोला हॉलीडे प्लान। जो ये हॉलीडे प्लान था इसी के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आ लिया था। ठीक है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, और ये कई सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आई। तो इन चीज़ों का आपको जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है ना, तो उसके अंदर जो टेक्निकल रिफॉर्म्स है उसके बारे में आपको पढ़ना है। ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर आएगा। तो आपको पता चल गया कि जो अनवर्थ या रोलिंग प्लान है वो उसका टाइम पीरियड कब था? 1978 से लेकर 80 तक। अब बिल्कुल ईजी है ये। अब ये क्वाजी रेंट है, क्वाजी रेंट वाले में है। क्वाजी रेंट क्या होता है? अल्पकाल के लिए होता है, शॉर्ट रन के लिए होता है। ठीक है ना, जो क्वाजी रेंट होता है वो क्या होता है? शॉर्ट रन के लिए होता है, और ये वेरिएबल फैक्टर के ऊपर मिलता है। ठीक है ना, तो इसका 99 का हो जाएगा 4th। ठीक है, ये क्वाजी रेंट जो है ये किसके ऊपर मिलता है? वेरिएबल फैक्टर के ऊपर मिलता है। तो आपको देख लिया कि इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक अर्थव्यवस्था उत्पादकीय कुशलता कब प्राप्त कर लेती है? एन इकोनॉमी अचीव्स प्रोडक्टिव एफिशिएंसी व्हेन, कि उत्पादकीय जो कुशलता ना कब प्राप्त कर लेगी? सभी संसाधन रोजगार में हो, या फिर उत्पादित वस्तु की कुल मात्रा अधिकतम हो, वस्तुएं न्यूनतम लागत पर उत्पादित हो एवं कोई संसाधन बर्बाद ना हो, संसाधनों के उच्चतम मूल्यवान उपयोग में लाए जा रहे हो, कि रिसोर्स आर एम्प्लॉयड इन देयर द मोस्ट हाईली वैल्यूज यूज। ठीक है ना, तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी तभी होगी। ठीक है, तो ये प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के लिए जो आपका आंसर रहना चाहिए वो 100 का क्या होगा? 4th होगा। कि एन इकोनॉमी अचीव प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, ऐसे देखिए कॉमन सेंस के ऊपर होते हैं कि आपको ये भी लगेगा कि उत्पादकीय कुशलता का क्या मतलब? रोजगार, इसका तो मतलब क्या? संसाधन सभी रोजगार में है, तो इसका मतलब होता है फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, उत्पादित वस्तु की कुल मात्रा अधिकतम हो, इसका होता है कि जो टोटल आउटपुट है वो मैक्सिमम है। वस्तु न्यूनतम लागत पर उत्पादित हो एवं कोई संसाधन बर्बाद नहीं हुआ हो, संसाधन उनके उच्चतम मूल्यवान उपयोग मिला, यानी कि जो भी एक रिसोर्स है उसका जहां हम सबसे ज़्यादा क्वालिटेटिव उसका यूज कर सकते हैं वहां पर उसका यूज करें। हाँ देखिए कि मेरे पास इसके आंसर की नहीं है 2018 वाले की, 18 वाले क्या किसी की भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को 19-20 की, तो 19 की पता नहीं 20 की तो शायद मिल गई थी। अगर आपके पास है 18 वाले की और जो ओरिजिनल जो आंसर की है उसमें अगर आपके पास इसमें अगर कोई आपको लगता है कि मिस्टेक है तो आप मुझे या तो टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि सेकुलर पीरियड की बात की जा रही है, तो सेकुलर पीरियड का मतलब होता है लंबे समय के लिए, तो इसका मतलब वेरी लॉन्ग, सॉरी कहाँ पर चला गया, एक सेकेंड, वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है ना, वेरी लॉन्ग पीरियड इसका आ जाएगा। लॉन्ग पीरियड भी लिखा होगा, आपको इसके ऊपर कन्फ्यूजन नहीं हो रहा। सेकुलर पीरियड का मतलब होता है वेरी लॉन्ग पीरियड, एक लंबा समय। उसके बाद है 102, ये क्वेश्चन आपको क्या कहता है? ये कहता है कि इफ द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ए कांस्टेंट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इज ए कांस्टेंट, द पीपीसी वुड बी। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट होने का क्या मतलब है? देखिए ये मैंने करवाया हुआ है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व करवाया ना उसके अंदर इस पीपीसी को वहाँ पर करवाया मैंने, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को। जो पीपीसी है इसको आप देखिए ये क्या कहता है आपको? ये आपको ये कहता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कि 3 तरीके का पीपीसी होता है। ये कॉनकेव होता है, ये कॉन्वेक्स होता है, ये कॉन्वेक्स होता है, और ये होता है एक तरीके से कॉन्स्टेंट। इसके ऊपर जो MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्स एंड वाई, इसका फॉर्मूला निकल कर आता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स डिवाइड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई। वैसे निकलता तो ये है इस तरीके से, अगर मैं आपको बताऊं ऐसे निकलता है कि MRT एक्स एंड वाई माइनस चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। ठीक है, बाद में इसकी पूरी डेरिवेशन के बाद निकलता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स डिवाइड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। तो ये स्लोप होता है MRT PPC का, तो ये बढ़ता हुआ, इसका मतलब होता है जैसे जैसे हम एक एक्स को बढ़ाएंगे ना तो वैसे वैसे हम पहले इसकी कम छोड़ेंगे फिर इसकी ज़्यादा, इस तरीके से इसका रिलेशन बनता है। किस तरीके से बनता है? मान लेते हैं कि हम यहाँ पर ये है स्टार्टिंग में ये x है और यहाँ पर ये y है। अगर हम इसकी एक यूनिट इंक्रीज करें तो ये बेस आपको सेम रखना पड़ेगा, तब स्टार्टिंग में हम इतना छोड़ने के लिए तैयार है,
फिर इतना अगर हम इसका दूसरा लेते तो इतना छोड़ने के लिए था। तो जैसे जैसे आप इसकी 1 यूनिट बढ़ाते जाओगे तो वैसे वैसे पहले इसका कम, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, तो इसको बोलते हैं इसका स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग है। MRT XY जो है वो इंक्रीजिंग है। इसमें ये डिक्रीजिंग होगा कि पहले एक x प्राप्त करने के लिए ज़्यादा छोड़ेंगे, दूसरे x के लिए कम, और फिर x के लिए कम। इसमें इक्वल होता है, तो यहाँ पर ये स्लोप कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट देन पीपीसी। तो कांस्टेंट का क्या मतलब है कि ये इस तरीके से, ठीक है ना, इसमें बढ़ती हुई होगी कॉस्ट, इसमें घटती हुई होगी और इसमें कांस्टेंट होगी, तो ध्यान रखोगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर MSP के बारे में पूछ लिया। MSP वाला मैंने क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है कि जो मिनिमम स्पॉट प्राइस क्या होते हैं, एक ऐसे प्राइस होते हैं जो मिनिमम स्पॉट प्राइस हैं, वो एक ऐसे प्राइस होते हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट आपको आश्वासन देती है कि यदि ये इस रेट पर अगर किसी का सेल होता है, ठीक है ना, किसान का अगर जो भी गेहूं है, चावल है, मैंने आपको बताया कि 23 जो फसल है वो MSP के अंदर आती है 23, तो इसके ऊपर यदि आप सेल कर पाते हो, इससे ऊपर अगर आप सेल कर पाते हो तो ठीक है, अगर उससे ऊपर आपका सेल नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे, इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेवार होगी, गवर्नमेंट आपसे इस फसल को परचेज कर लेगी। ठीक है ना, तो आपको क्या समझे इससे कि MSP का मतलब होता है मिनिमम स्पॉट प्राइस। इसका ये मतलब होता है, सबसे पहले ये गेहूं के ऊपर दिया गया था, मैंने ये भी आपको बताया था कि कब दिया गया था, 1965 या 66 में कुछ ऐसा था। और उसके बाद मैंने बताया कि 2020 में जो 22-23 का जो बजट है, इसमें कितनी फसलों के ऊपर, 23 फसल के ऊपर MSP मिल रहा है। मिनिमम स्पॉट प्राइस का मतलब होता है कि ऐसा एक बाउंड्री लाइन है कि आप अगर जो भी फसल है किसान की, अगर वो इससे ऊपर मान लिया जाए, जितने अब की बार जो गेहूं के रेट है ना वो है 2015, ठीक है, और उस टाइम पर जो थे, ये इस टाइम पर जो 2018-19 की अगर हम बात करें तो ये थे आपके 1840 उस टाइम पर, उसका आंसर ये था। और अब हो जाएंगे 2015 अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो। गेहूं का ज़्यादातर पूछता है, चावल का पूछता, तो ये मैंने करवाए हुए हैं, तो ध्यान से इंडियन इकोनॉमी की वीडियो सारी देख लेना। निम्नांकित में से कौन सी कीमत प्राप्तकर्ता की विशेषता नहीं है कि फॉलोइंग नोट ए कैरेक्टरिस्टिक प्राइस टेकर। प्राइस टेकर का क्या मतलब होता है, परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, प्राइस टेकर कहाँ पर है, परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आप जानते हो ना कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये इंडस्ट्री होता है जो प्राइस डिसाइड करता है, और इसी प्राइस पर जो फर्म है वो प्राइस क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। तो यहाँ पर आप देखिए एक बार तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डिमांड करो ना डाउनवर्ड स्लोप होता है और फर्म का क्या होता है, ये ओरिजेंटल होता है ना, तो अब वो यहाँ पर ये पूछ लिया कि फर्म का जो डिमांड करो है ओरिजेंटल है, डाउनवर्ड है, तो देखिए फर्म का तो ओरिजेंटल होता है वो एक्स के बदले, लेकिन इंडस्ट्री का कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोप, तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि AR इक्वल टू, आपने पढ़ा हुआ है कि AR इक्वल टू MR होती है, ठीक है ना, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्या है कि सीमांत आय इक्वल टू कीमत, बिल्कुल अभी आपने देखा कि फर्म कीमत प्राप्त करता जो होती है वो फर्म ही तो होगी, तो AR इक्वल टू MR। AR क्या होता है, हमारा प्राइस होता है ना, क्यों, मैंने पहले भी आपको बताया कि TR जो होती है वो होती है P/Q, ठीक है। अगर हम क्या करें फिर AR निकालते हैं तो AR का फॉर्मूला होता है TR डिवाइड बाई Q, तो T को आप खोल दो तो कितना होगा, P/Q डिवाइड बाई Q, तो इसको कैंसिल करोगे तो किसके बराबर होगा, तो इसलिए एक AR जो होती है औसत जो आय होती है एवरेज रेवेन्यू P के बराबर होती है, तो फर्स्ट वाला ठीक है। औसत आय इक्वल टू कीमत, बिल्कुल क्यों, क्योंकि औसत आय को ही हम क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं। ये बिल्कुल नहीं होता क्योंकि इसमें तो AR और MR एक दूसरे के बराबर होती है, तो इसने नहीं पूछा, तो हमारा आंसर ये निकल गया। और कुल आय आप देखते हो कि P/Q होती है, तो ये सारा का सारा आपने देख लिया। अब देखिए ऑपरेशन फंड जो है, ये सारे के सारे जो भी ऑपरेशन फंड है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, ये मैं करवा चुकी हूँ, इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए जो ऑपरेशन फंड है, ऑपरेशन फंड जो है वो किसके रिलेटेड था, दूध से संबंधित है, ठीक है ना, ऑपरेशन फंड। लेकिन देखिए दूध तो यहाँ भी है, ठीक है ना, लेकिन ये दोनों से रिलेटेड है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, उसका जो प्रोडक्शन है। अब ये भी ध्यान रखे जाना कितना प्रोपोर्शन आता है, कितने ग्राम, तो ये सारी चीज़ें करवाई हुई हैं, तो उसको देख कर जाना। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि हु वाज रेंडर्ड द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो 106 ये क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है वो किसने दी है, ये नाम याद कर लेना, ये बहुत बार पूछा जाता है, JB क्लार्क ने, कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसने दी है, JB क्लार्क ने।
उसके बाद आप देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि डिसइन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट किया गया था। ये किया गया था 1991 1992 में, क्योंकि देखिए एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कब आई थी? 1991 में आई थी, ठीक है ना। तो और हमने जो डिसइन्वेस्टमेंट, मैं आपको बता चुकी हूँ प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के बीच डिफरेंस क्या। प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है कि जब गवर्नमेंट की ओनरशिप खत्म हो जाती है, प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप वहाँ पर हो जाती है। डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट की ओनरशिप बनी रहती है। अगर इसको हम वैसे परसेंटेज में देखें तो जब सरकार प्राइवेट सेक्टर का हिस्सेदारी 51% से ज़्यादा हो जाए तो वो हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन। कोई भी है, गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को सेल करती है, यदि उसमें से देखिए 49% तक अगर वो सेल करती है, 49% तक अगर वो सेल करती है तो उसमें ओनरशिप सरकार की बनी रहती है। यदि 49% से ज़्यादा यानी कि 51% से ज़्यादा अगर वो प्राइवेट सेक्टर को दे देते तो फिर वो अपने ओनरशिप खो देती है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 1991-92 में सीडीबी का जो सीडीबी भी देखो, आपको सीडीबी भी पढ़ कर जाना। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि बाजार की कौन सी दशा में उद्योग एवं फर्म में कोई अंतर नहीं है। अब आप देखो इंडस्ट्री और फर्म कहाँ पर एक जैसी होती है, इंडस्ट्री भी वही है और फर्म भी वही है। अब आपने देखा कि उसके अंदर तो अलग अलग होती हैं। किसके अंदर? परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। परफेक्ट कंपटीशन में तो क्या होंगी? दोनों बिल्कुल अलग अलग होंगी। तो मोनोपोली एक ऐसा होता है जहाँ पर फर्म और इंडस्ट्री में डिफरेंस नहीं होता। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 110। इसके अंदर के अर्थशास्त्र में उत्पादन को बताने वाला कथन कौन सा है? ठीक है ना, प्रोडक्शन कौन सा है? अब देखिए आनंद के लिए तस्वीर बनाना आनंद का मतलब अपनी खुशी के लिए, प्लेजर के लिए, तो इससे कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा। कि प्रोडक्शन का मतलब है बेचकर कुछ पैसा आए, ठीक है ना, इकोनॉमी में कुछ जनरेट हो। तो इसके लिए इसके के मतलब अपनी मर्जी से अपने लिए बना रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं। सिंगिंग ए सॉन्ग बिफोर फ्रेंड्स, कि मित्रों के सामने एक गीत गाना नहीं है, इसका भी कुछ नहीं है, भी एंटरटेनमेंट के लिए। टिलिंग ऑफ ए सोइल, मिट्टी की ढुलाई करना, ये होता है, ठीक है ना। प्रिवेंटिंग ए चाइल्ड फ्रॉम फॉलिंग इनटू ए बोर, कि एक बच्चे को नलकूप में गिरने से बचाना, इससे भी कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा। तो सिर्फ ये मिट्टी की जो ढुलाई करना ना, यही प्रोडक्शन के अंदर आएगा। ये कॉमन सेंस की चीज़ें, इनको आप ध्यान रखोगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 111 18 का तो आपसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है ना। तो आपको 18 का तो हो सकता है, देखिए पूछने का तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि करंट के ऊपर ही ज़्यादा होता। तो अगर मैं इसमें बताऊं तो ये जो 111 है, इसके अंदर इसका आंसर है फर्स्ट, कि विलियम नॉर्डस एंड पॉल रोमर को ये पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। और इकोनॉमिक्स में कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1968 में। और 1969 में सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था रेगनर फ्रीस ने, ठीक है ना, रेगनर फ्रीस। और इंडिया के जो क्या नाम है उनका, अमर्त्य सेन, उनको मिला था 1998 में। और एक अभिजीत बैनर्जी हैं जो कि इंडिया के हैं, उनको मिला। और अब ये देख लिया आपने। अब इसके बाद आपको जो करंट में करके जाना है, जो क्वेश्चन करके जाना है, वो करके जाना है कि जैसे कि अगर आपसे पूछे कि 2020 में किसको मिला, 2020 में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। 2020 में मिला था पॉल आर मिलग्राम को, पॉल आर मिलग्राम, ठीक है। और रॉबर्ट बी विल्सन, इन दोनों को मिला था, रॉबर्ट बी विल्सन, ठीक है। इनको 2020 में मिला था, 2021 नहीं है, 2020 है, उसमें मिला था नीलामी के सिद्धांत के लिए, नीलामी, ठीक है, नीलामी के सिद्धांत के लिए। किस को? पॉल आर, और नहीं था, पॉल आर मिलग्राम, रॉबर्ट वी विल्सन, देखो दोबारा लिखती हूँ, पॉल आर मिलग्राम एंड रॉबर्ट वी या बी होगा विल्सन, समझ जाओगे आपको अगर लिखा मिलेगा तो, विल्सन, इनको नीलामी के सिद्धांत के लिए, नीलामी। उसके बाद आप देखिए सेकंड जो है, अब 2021 की अगर हम बात करें, 2021 की, ये नाम ये इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा है।
डेबिट कार्ड, डेबिट, इनमें बंदे हैं, कितने सारे हैं, डेबिट, DAVID, डेबिट कार्ड। और उसके बाद है नंबर 2 पर जोशुआ डी एंग्रिस्ट, जोशुआ डी एंग्रिस्ट। और नंबर 3 है गुड्डो W इम्बेस, गुड्डो W, ये नाम याद रख के ही जाने आपको, इम्बेंस, ठीक है ना। तो अब देखिए इन दोनों को तो आधा मिला है, इस अकेले को आधा मिला है। और ये जो पहले वाला है ये है कनाडा का, और इनको मिला श्रम अर्थशास्त्र में, लेबर इकोनॉमिक्स में, श्रम अर्थशास्त्र में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इनको मिला पहले डेबिट कार्ड को, कनाडा के हैं, श्रम अर्थशास्त्र में। जोशुआ डी एग्रिस्ट और गुड्डो W इम्बेंस को, इनको मिला है दोनों को, ये पहले जो जोशुआ हैं ये है इजराइल अमेरिकी, ठीक है ना, ये इजराइल अमेरिकी हैं। और जो ये गुड्डो हैं ये हैं डच अमेरिकी, ठीक है ना, ये डच अमेरिकी हैं। और इनको जो मिला है, दोनों को मिलाकर इनको मिला आकस्मिक संबंधों के विश्लेषण के लिए, आकस्मिक संबंधों के विश्लेषण के लिए। ठीक है, तो ये आप लिखते रहना इनको। उसके बाद हम बात करते हैं 112 की। ये आ गया माइक्रो इकोनॉमिक्स का किंग डिमांड कर्व से। किंग डिमांड कर्व आपने पढ़ा ना, ऐसे जिसको पॉल स्वीजी ने दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप नीचे होते ना इस एरिया में तो आपको दूसरी फर्में फॉलो करती है। अगर आप प्राइस, ये प्राइस है, इसको प्राइस रिजिड, ओलिगोपोली का तो है ये। ओलिगोपोली में क्या होता है, प्राइस रिजिडिटी पाई जाती है। इसका मतलब क्या होता है, यदि इससे नीचे प्राइस गिरेंगे ना तो दूसरी फर्में प्राइस गिरा देंगे, क्योंकि ओलिगोपोली के अंदर इंटरडिपेंडेंसी बहुत हाई होती है। अगर आप इस एरिया में जाओगे, इससे ऊपर अगर प्राइस बढ़ाओगे तो आपकी डिमांड जो है ना, वो डिमांड बहुत ज़्यादा से घट जाएगी, क्योंकि दूसरी फर्में आपको फॉलो नहीं करेंगी। इसलिए ऊपर ग्रेटर देन इलास्टिसिटी होती है, ये भी पूछता क्वेश्चन, और नीचे जो होती है वो लेस देन इलास्टिसिटी होती है, ठीक है ना। नीचे आपको फॉलो करेंगी तो आपकी प्राइस घटाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, दूसरी भी घटा देंगे तो इतनी डिमांड नहीं बढ़ेगी। ऊपर आप बढ़ाते रहना, आपको कोई फॉलो ही नहीं करेगा। तो क्या क्या याद रखना, किंग डिमांड कर्व का हमने अभी भी क्या देख लिया कि पॉल स्वीजी ने इसको दिया था। प्राइस रिजिडिटी की बात होती है, ऊपर वाले में फॉलो नहीं किया जाता, नीचे वाले हिस्से में फॉलो करती है। ऊपर वाला ग्रेटर देन होता है, नीचे वाला लेस देन होता। अभी हम पढ़ लेते इसमें क्या पूछा गया, उसको भी देख लेते। कि अल्पाधिकार का मोड़दार मांग वक्र दृष्टिकोण की क्या मान्यता है। कीमत में एक वृद्धि का प्रत्युत्तर कम होगा, कीमत में एक कमी के प्रत्युत्तर से, इंग्लिश में देखना पड़ेगा ये, कीमत में एक वृद्धि का प्रत्युत्तर अधिक होगा, कीमत में एक, इसमें ही देख लेते हैं। द रिस्पॉन्स टू प्राइस इंक्रीज इज लेस देन। देखिए बिल्कुल ये सही बात है ना, कि ऊपर वाले हिस्से में रिस्पॉन्स क्या होता है, प्राइस इंक्रीज का कम होता है, ठीक है ना। और नीचे वाले में क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये करें कीमत में वृद्धि का, ये रिस्पॉन्स जो करे ना, कि प्रत्युत्तर का मतलब है उसके प्रति जो उत्तर दिया जाएगा, जो दूसरी फर्म में उसको फॉलो करेंगे, ऊपर वाले हिस्से में कम करेंगे और नीचे वाले में क्या होगा, ज़्यादा करेंगे। ये गलत लिख, हाँ ऊपर ग्रेटर देन है, नीचे लेस देन है, तो ऊपर वाले में ज़्यादा, सॉरी कम होगा और नीचे वाले में ज़्यादा होगा। कीमत में एक वृद्धि का प्रत्युत्तर कम होगा। कीमत में अगर वृद्धि करोगे ना, देखिए दोबारा आप कहीं कन्फ्यूज ना हो जाए, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि ऊपर वाले में आपको कम फॉलो किया जाएगा, नीचे वाले में ज़्यादा। ये यही कह रहा है कि द रिस्पॉन्स टू प्राइस इंक्रीज लेस देन, वो करें कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो रिस्पॉन्स कम होता है, कब के कंपेयर में, जब प्राइस डिक्रीज होता है, ठीक है ना। तो ऊपर वाले में कम रिस्पॉन्स, नीचे वाले में ज़्यादा। कि जल्दी अगर जो एक्टिविटी आप कर रहे हो, आप प्राइस घटाते तो जल्दी से दूसरी क्वेश्चन को, कि एक कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, कि कोई भी कंपनी है वो अपने डिविडेंड को कैसे अनाउंस करती है, ठीक है ना। कि उनको जो भी उनके शेयर परचेज करेगा तो किस आधार पर करेगा, क्या ऑथोराइज्ड कैपिटल के आधार पर, इशू कैपिटल के आधार पर, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के आधार पर।
अब हम बात करते हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि टोटल जो एक कंपनी है तो वो कितना इशू कर सकते हैं, मैक्सिमम अपने शेयर कितने सेल कर सकते हैं, उसकी बात की जा रही है। वो 10,000 करोड़ के कितने, जितनी भी वो कंपनी होगी उतने ही शेयर इशू कर सकती होगी, ऑथोराइज्ड कैपिटल। उसके बाद आती है इशू कैपिटल। इशू कैपिटल का मतलब होता है वह यह है ना जो कुल अधिकृत जो पूंजी है, यानी कि इसका ऑथोराइज्ड कैपिटल का, ठीक है ना, यह कुल अधिकृत पूंजी में से किसी कंपनी द्वारा जारी की गई कुल पूंजी का प्रतिनिधित्व करते, यानी कि इसमें से हमने कितने शेयर को इशू किया, ये तो हमारी टोटल है, इसमें से हमने कितने शेयर को इशू किया। उसके बाद जो आती है हमारी सब्सक्राइब कैपिटल। जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है वो इशू कैपिटल का एक पार्ट होती है, ठीक है। जितने भी इशू किए हैं उसमें से वास्तव में शेयर जो होल्डर्स हैं उन्होंने कितना सब्सक्राइब किया है, ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन कितनों ने लिया। जैसे होता ना कि एक कंपनी अपने शेयर निकाले, उसमें से मान लिया जाए कि अगर उस रेपुटेटेड कंपनी है तो जितने उससे निकाले उतने से ज़्यादा डिमांड पहुंच जाएगी, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब्ड। दूसरा ये होता है कि जितना जो एक तरीके से जिसकी रेपुटेशन ख़राब है उसका क्या होता है, वो जितने शेयर अगर निकालती है तो उससे कम होते तो वो होती है अंडर सब्सक्राइब, ठीक है। तो दो तरीके का आपने ये चीज़ देख ली। उसके बाद आती है एक पेड अप कैपिटल, ठीक है। पेड अप कैपिटल होती है पेड अप। पेड अप जो कैपिटल होती है ये आपको क्या बताती है, बताती है कि सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का एक हिस्सा, यानी कि ये एक इसका पार्ट है, ठीक है, जिसे शेयर होल्डर्स द्वारा कंपनी को वास्तव में, यानी कि इन्होंने वास्तव में, पेड अप का मतलब इन्होंने रियल में भुगतान किया। तो इसका आंसर होना चाहिए 113 का सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। इसी के ऊपर वो क्या करते हैं, डिविडेंड अनाउंस करती है। उसके बाद हम इसके आंसर की नहीं है, अगर आपके पास हो तो सेंड कर दीजिएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की, यानी कि 114 की। 114 क्या कहता है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, डिमिनिशिंग जो आपको घटते सीमांत प्रतिफल जो मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, कि डिक्रीजिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ABC की ये बात कर रहे हैं। इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पर आपको मिल रहे हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल, घटते सीमांत प्रतिफल, इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, डिक्रीजिंग एवरेज फिक्स कॉस्ट। डिक्रीजिंग पे तो आपको मिलने से रहे, ठीक है ना, डिक्रीजिंग वाले को तो आप काट दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि घटते प्रतिफल का क्या मतलब, लॉस में जा रहे हो, तो डिक्रीजिंग तो है डिक्रीजिंग, तो ये इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट पर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। ये कॉस्ट वाला चैप्टर है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है 2018 में 3 सार्वजनिक बैंकों के विलय में कौन सा बैंक शामिल नहीं है। तो जो 115 है इसका मतलब फर्स्ट जो इंडियन बैंक शामिल है 2018 में, ये याद कर लेना कि ये 3 बैंक क्या मर्ज हुए थे, विजया बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये 2018 में सार्वजनिक बैंकों के विलय में, यानी कि जो सार्वजनिक बैंकों का विलय हुआ था तो ये 3 बैंक हुए थे, इंडियन बैंक उसमें नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित समंकों के लिए ह्रासमान प्रतिफल किन इकाइयों से के मध्य प्राप्त होता, यानी कि फॉर द फॉलोइंग डाटा, ये डेटा दिया गया है यहाँ पर डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। देखिए यहाँ उसमें से जो प्रोडक्शन वाला चैप्टर उसमें से कितने क्वेश्चन आ लिए, तो 116 है इसका अगर हम देखें तो आप इसको देखिए एक बार, ये यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जब हमारा आउटपुट 0 है तो वहाँ पर हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो कितने हैं 240। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम आउटपुट नहीं कर रहे तब भी हमारी कॉस्ट है, तो इसका मतलब ये फिक्स कॉस्ट है, ठीक है ना, 240 आपकी फिक्स कॉस्ट है। ये आपको ये बता रहे हैं कि जो आएगी ही आएगी। उसके बाद जब हमने 1 यूनिट का किया तो हमारी कितनी आई, 330 आई, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमने किया इतने सेकंड का किया, 41 आई, इतनी आई, तो हमें बताना क्या है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, घटते प्रतिफल कहाँ पर मिलेंगे हमें, ठीक है। तो इसका हम देख लेते हैं एक बार, ये हमारी घटते प्रतिफल कहाँ पर मिलेंगे। देखिए घटते प्रतिफल वहाँ पर मिलेंगे, पहले तो हमारी कॉस्ट ऐसे होगी, ठीक है, सॉरी ये तो हमारी होती है वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को हम देख लेते हैं, पहले वो कैसी शेप होगी, ऐसे होगी, मतलब ऐसे, उसके बाद वो ऐसे होगी, ठीक है, जो टोटल कॉस्ट है। तो ये पहले क्या होनी चाहिए, पहले तो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही हो, फिर इंक्रीजिंग रेट से। तो पहले हमें देखना कि घटती दर से या बढ़ती दर से। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर 3 इसमें से ये घटाते हम 240, तो यहाँ पर कितना आएगा 0, ठीक है। और अगर 13 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा 9, यानी कि 90। फर्स्ट में कितने आए, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 90। अगर नेक्स्ट वाले का आप निकालोगे तो ये आएगा आपका 330 में से, अगर आप 410 में से
इतना अगर आप घटाते हो तो कितना आएगा ये, यहाँ से अगर आप माइनस करोगे तो ये है आपका 0 में से 0 गया, यानी कि 10 में से 3 जाएगा तो 70 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना आया, 70 आया। उसके बाद आप देखिए इसको 70 आया, 90, 70, और उसके बाद आप इसमें से इसको माइनस कीजिए 480 में से, 480 में से अगर ये जाएगा तो कितना आएगा 0, 7, ये गलत हो गया है यहाँ पर, एक सेकंड इसको एक बार दोबारा करते हैं। ये आएगा 90, ऐसे आएगा, ये 90 आएगा फर्स्ट का, दूसरे का 80 आएगा। यहाँ पर 80 आएगा। ठीक है ना, 80 आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 11 में से 3 जाएंगे तो कितने होंगे, ये 8 आएंगे ना, तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। उसके बाद इसमें से अगर इसको माइनस करोगे तो 70 आएगा, इसमें से अगर इसको माइनस करते हो तो 70 आएगा। उसके बाद अगर आप जाते हो यहाँ पर, यानी कि इसमें से अगर इसको माइनस करते हो तो ये आता 60, उसके बाद आता है 80। ठीक है ना, ये तो टोटल कॉस्ट है। पहले ये क्या कर रही है, पहले ये घट रही है। ठीक है ना, पहले ये क्या घट रही है यहाँ तक, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद ये क्या करने लगती है, 70 से आपकी 60 पर जाएगी। उसके बाद ये क्या है, यहाँ पर इसके आगे अगर आप इसको जाओगे, इसको एक बार 60 को चेक कर लेते हैं, 60 आएगा, कितना आएगा यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा आया 90, 80, 70, 70, 610 में से 5 अगर 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 60 ही आएगा। ठीक है ना, उसके बाद अगर 690 में से हम इतना घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 80 आएगा। उसके बाद ये क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि इन्होंने पूछा है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, घटते जो प्रतिफल कहाँ पर लागू होंगे। अब आप देखिए घटते प्रतिफल कहाँ पर लागू होते, पहले हमारी कॉस्ट जो है, हम एक बार टोटल कॉस्ट की बात कर लेते हैं। पहले हमारी जो कॉस्ट है उसकी शेप ये होती है, यानी कि घटती हुई होती है, उसके बाद वो क्या होती है, बढ़ती हुई होती है। ठीक है ना, पहले क्या होगी, घटती हुई होगी, उसके बाद ये थोड़ा कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद बढ़ती हुई होगी। मार्जिनल कॉस्ट कैसी होती है, मार्जिनल कॉस्ट ऐसी होती है। ठीक है ना, मार्जिनल कॉस्ट ऐसी होती है कि जब ये घटती दर से बढ़ रही होती है तो ये घट रही होती है, जब यहाँ पर ये क्या होती है, एक तरीके से मिनिमम हो जाती है तो ये मिनिमम हो जाती है, उसके बाद ये बढ़ना शुरू करती है तो ये बढ़ना शुरू करती है। तो मार्जिनल कॉस्ट का ये रिलेशन होता है। तो हमारी जो 5 और 6 यूनिट है ना, वहाँ पर हमें घटते प्रतिफल मिलेंगे। ठीक है ना, वहाँ पर हमें कैसे मिलेंगे, घटते प्रतिफल मिलेंगे। तो 6 और यानी कि 610 और ये जो 5 और 6 वाली है, यहाँ पर हमें क्या मिल रहे हैं, घटते प्रतिफल मिल रहे, क्योंकि आपने देखा कि उसके बाद जाने के बाद जो है ना, जो लागतें बढ़नी स्टार्ट हो गई थी। अब उसके बाद आता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज ए रिजल्ट। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ये देखो लॉ ऑफ डिमांड वाले से, लॉ ऑफ डिमांड वाला जो चैप्टर है ना, वहाँ पर संकुचन और विस्तार की हमने बात की थी, उसकी बात करें तो वो करें कि मांग का संकुचन प्रतिफल है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज रिजल्ट ऑफ द, आपने देखा था कि देखिए, आपने देखा था कि डिमांड ऑफ एक्स है, फंक्शन है प्राइस ऑफ एक्स का। ठीक है ना, रिलेटिव गुड्स, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिपेंड करता। जब हम संकुचन की और विस्तार की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की और एक्सटेंशन की बात करते हैं, तो सिर्फ इनका रिलेशन देखते हैं, ऑन प्राइस का और ऑन गुड्स का, खुद की कीमत के साथ इस वस्तु का। ठीक है ना, इसी वस्तु की प्राइस है, इसी वस्तु की कीमत है, इसके साथ यदि प्राइस बढ़ते तो डिमांड घटती, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, की कीमत के बढ़ने से डिमांड घट गई, जिसको एक संकुचन बोला हुआ। दूसरा, यदि प्राइस घटते डिमांड बढ़ती तो इसका बोलते विस्तार। ये ऐसे होता कि प्राइस इतने, क्वांटिटी इतनी है, प्राइस अगर घट जाते हैं तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो ये ए पॉइंट से अगर हम यहाँ पर आए हैं तो ये होता है विस्तार। अगर इसका अपोजिट आप देखोगे कि यहाँ पर प्राइस पहले इतने थे, क्वांटिटी इतनी, प्राइस इतने हो गए, क्वांटिटी इतनी, तो जब हम क्या है इस पॉइंट से इधर गए हैं, यानी कि हमारे प्राइस बढ़ने से डिमांड घटी, तो इसको बोलते हैं संकुचन। तो अभी देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला है कि मांग का संकुचन किसका प्रतिफल है, किसका रिजल्ट है। अन्य वस्तु कीमतों में वृद्धि का, देखिए अभी मैंने आपको मना किया ना, अभी मैंने आपको बताया कि डिमांड ऑफ एक्स जो है फंक्शन है प्राइस ऑफ एक्स का, इनको भूल जाओ। रिलेटिव गुड्स, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, ये सारी बातें हैं ना जो वो संबंधित हैं इसके एक तरीके से शिफ्टिंग से।
ठीक है ना। इसकी शिफ्टिंग से डिमांड करो आपका यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकता या फिर नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकता। तो इन बातों को छोड़िए, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप देखिए, पढ़िए इसको। क्या बोला इन्होंने कि अन्य वस्तु की कीमतों में वृद्धि पर, नहीं अन्य वस्तु की कीमतों का तो इसके साथ संकुचन का कोई संबंध नहीं। उस वस्तु की कीमत में वृद्धि, हाँ बिल्कुल इसी वस्तु की कीमत में वृद्धि के साथ इसका रिलेशन आंसर यही जाना चाहिए। उपभोक्ताओं की संख्या में कमी से नहीं, यहाँ पर हम पॉपुलेशन लेते हैं, ठीक है ना। जो एन से जिस चीज़ से डिनोट कर दोगे तो ये भी नहीं है। क्रेता की आय से नहीं, आय से भी कोई संबंध नहीं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। तो 117 का जो आंसर है वो कौन सा, सेकंड है। उसके बाद आप देखिए ये इंडियन इकोनॉमी का है कि हिंदू ग्रोथ रेट के बारे में बात की गई है कि हिंदू ग्रोथ रेट जो है वो क्या है। जो हिंदू ग्रोथ रेट है इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ ताकि अगर क्वेश्चन कभी आ जाए तो आप इसको कर ले जाओ। जो हिंदू ग्रोथ रेट है ये 1900, ये ग्रोथ रेट की बात की जा रही है, एक सेकेंड देखिए, 1950 से लेकर 1950 से 1980 तक की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो जो ग्रोथ रेट रही ना वो निम्न रही, यानी कि कम रही। ये ग्रोथ रेट रही इतने सालों में 50, यानी कि 60, 70, 80, यानी कि 3 दशक में 30 सालों में ये ग्रोथ रेट अगर एवरेज निकाला गया तो ये रही 3.5%। और उसी टाइम पर जो पर कैपिटा इनकम थी ना, पर कैपिटा इनकम इन तीनों 30 साल की, तो वो थी 1.3%। ये पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ रेट थी, ठीक है ना। ये पर कैपिटा इनकम थी और उस टाइम पर ये जो है ना वो रही हमारी ग्रोथ रेट। तो इसलिए इसको 1950 से 1980 तक की जो बोला गया वो क्या बोलेगा, इसको हिंदू ग्रोथ रेट बोलेगा, ठीक है ना, हिंदू ग्रोथ रेट। तो देख लिया आपने कि जो हिंदू ग्रोथ रेट है वो किससे संबंधित है, नेशनल इनकम से, ठीक है ना। कहीं यहाँ पर इसको पॉपुलेशन से और किसी चीज़ से आप इसको लगा दो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1950 से लेकर 80 तक धीमी ग्रोथ रेट रही है। कुछ जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने कहा कि ये है ना कि जो इंडियन हैं, जो भारतीय हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपने भाग्य के ऊपर विश्वास करते हैं, कि मतलब भाग्य के ऊपर विश्वास करने वाले ज़्यादा हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि नेशनल इनकम जो है इनकी जो ग्रोथ रेट रही वो कम रही। तो आपने देखा पर कैपिटा इनकम की कितनी ग्रोथ रेट रही, 1.3%। और जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितनी रही, 3.5%। और ये कंसेप्ट किसने दिया था, वो दिया था राजकृष्ण ने। किसने, राजकृष्ण ने, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि मोटरसाइकिलों के विक्रेताओं की संख्या, जो मोटरसाइकिल के जो विक्रेता हैं की संख्या में वृद्धि होगी, यानी कि जो मोटरसाइकिल के विक्रेता हैं उनकी संख्या में वृद्धि से, मोटरसाइकिलों के विक्रेताओं की संख्या में एक वृद्धि होगी। किस चीज़ में के अंदर होगी, ये 119 का, एक सेकेंड रुकिए, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मोटरसाइकिलों के सप्लायर बढ़ जाएंगे, सेलर बढ़ जाएंगे, सेलर बढ़ने से क्या इंक्रीज होगा, सप्लाई ऑफ बाइक्स, ठीक है ना। तो इसका आंसर होना चाहिए तीसरा। उसके बाद है क्वेश्चन 120 के, मान लीजिए जब कीमत 20 रुपये होने पर मांगी गई मात्रा 9 इकाई है और जब कीमत 19 रुपये होने पर मांगी गई मात्रा 10 इकाई है, तो उपरोक्त सूचना के आधार पर उत्पादन में 9 से 10 इकाई की वृद्धि के फलस्वरूप सीमांत आय में कितना चेंज हुआ, ठीक है ना। मार्जिनल रेवेन्यू की ये बात करें, एज्यूम दैट प्राइस ऑफ इज़ 20 रुपीज़, तो वो करें कि प्राइस है इतना 20, क्वांटिटी जो है वो है 9। अभी यहाँ पर दोबारा इसको लिखते हैं, प्राइस कितना है 20 और जो क्वांटिटी है वो कितनी है 9। इसको करो एक बार, 180 टोटल रेवेन्यू होगी, टीआर होगी। उसके बाद देखिए यदि कीमत बढ़कर घटकर 19 हो जाए, यानी कि नया प्राइस कितना हुआ 19, और उस पर जो है ना मांगी गई मात्रा यानी कि क्वांटिटी कितनी हुई 10, तो यहाँ पर आप देखिए कितना हो जाएगा ये, अगर P इंटू ये करोगे क्यू करोगे तो 190, ठीक है ना, 190 हो जाएगा ना यहाँ पर।
तो उपरोक्त सूचना के आधार पर 9 में से 10 इकाई में वृद्धि के फलस्वरूप सीमांत आय में कितना चेंज आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 190 में से 180 घटाओगे तो कितना आएगा, 10 आएगा ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 2, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये 190 हो जाएगा और ये 180 हो जाएगा और ये 190 हो जाएगा। 190 में से 180 घटाना, नए वाले में से पुराना घटाते ना तो डिफरेंस आएगा। वही है कि सूचना के आधार उत्पादन में 9 में से 10 इकाई की वृद्धि के फलस्वरूप सीमांत आय में कितना चेंज आया, सीमांत आय में चेंज आया 10 का। उसके बाद है यहाँ पर कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है 121 का, ये कंसेप्ट किसने दिया है मोनोपोलिस्टिक। एक होता मोनोपोली, एक होता मोनोपोलिस्टिक कंसेप्ट। ये बकायदा मैंने इस पॉइंट के ऊपर फोकस किया था। तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो दिया है इस कंसेप्ट को चैम्बरलिन ने, और मिसिस जॉन रॉबिन्सन है, इन्होंने दिया है इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। ठीक है ना, इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, दोनों का आपको पता है। उसके बाद हम बात करते कि जीडीपी इज नॉट ए वेरी गुड मेजर ऑफ द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बिकॉज जीडीपी जो आर्थिक खुशहाली का एक अच्छा माप नहीं है। किस कारण से ये गैर मौद्रिक लेन देनों को सम्मिलित नहीं करती। डज नॉट इंक्लूड इन नॉन मोनेटाइज ट्रांजेक्शन, इट इज प्योरली मॉनेटरी मेजर। इट डज नॉट इंक्लूड इन एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, द एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्शन मेथड, द एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्शन मेथड टू जीडीपी इल डिफरेंट रिजल्ट। जीडीपी की व्यय विधि एवं उत्पादन विधि से भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं। जीडीपी आर्थिक खुशहाली का अच्छा मापक नहीं है। तो इसका आंसर है 122 का। अगर हम देखेंगे तो इसका होना चाहिए एक तो थर्ड, ठीक है ना, एक तो थर्ड होगा, तो यानी कि डज नॉट द इंक्लूड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। उसके बाद डज नॉट इंक्लूड नॉन मोनेटाइज ट्रांजेक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। एक सेकंड रुकिए, एक बार सोचने दीजिए इसके बारे में। तो देखिए इसके अंदर ये तो होगा नहीं, ये गैर मौद्रिक फर्स्ट नहीं है इसका आंसर, ये नहीं है और दूसरा ये है। तो अब देख लेते हैं, इसमें एक को छोड़ देते हैं। एक किस किस में है, एक इसमें है फर्स्ट वाले में, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और सेकंड वाला है। दोबारा देखते हैं एक बार, सेकंड वाला क्या है, नहीं सेकंड वाला नहीं है, थर्ड वाला है। ठीक है ना, तो थर्ड वाले को एक बार चेक कर लेते हैं वो किस किस में। तो फर्स्ट वाले के कारण से फर्स्ट नहीं था, ये चला गया, ये चला गया, अब थर्ड है। ठीक है ना, तो थर्ड के कारण से ये हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा जो फोर्थ आंसर है, यानी कि तीसरा और चौथा, ये क्या करें कि इट डज नॉट इंक्लूड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, द एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्शन मेथड टू जीडीपी डिफरेंट रिजल्ट। अब ये मत सोचना कि जब हम प्रोडक्शन और मेथड उसको स्टार्टिंग में जब हम मैक्रो करते हैं कि इसमें कहते हैं कि चाहे जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक, चाहे हम प्रोडक्शन उससे निकाले, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड से निकाले, चाहे प्रोडक्शन से, तो तीनों से, चाहे इनकम मेथड से, तीनों से हमारी इनकम क्या आती है, सेम आती है। बट यहाँ पर सिर्फ ये पूछागा कि जीडीपी इज़ नॉट ए वेरी गुड मेजर ऑफ द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बिकॉज वो एक अकाउंटिंग फॉर्म में है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड और फोर्थ। ठीक है ना, उसके बाद हम बात करते हैं अब देखिए इसके अंदर क्या है कि व्हाट डज द प्रॉब्लम, व्हाट डज द वर्ल्ड बैंक, क्या हो रखा, व्हाट डज द वर्ल्ड बैंक टेक अगेंस्ट द गारंटीड लोन्स। विश्व बैंक ऋण की गारंटी देने के बदले क्या लेता है। ठीक है ना, कमीशन लेता है, कंपल्सरी फी लेता है, या इंटरेस्ट लेता है। अगर आप 123 का देखोगे ना तो इसका क्या है, इंटरेस्ट लेता है। ठीक है ना, कि जब वो गारंटी के तौर पर अपने आप को मतलब एक तरीके से रखेगा तो क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। उसके बाद आ जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो नाबार्ड क्या है। नाबार्ड क्या है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। ठीक है ना, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण, राष्ट्रीय कृषि और
ग्रामीण विकास बैंक, ग्रामीण विकास बैंक इसकी फुल फॉर्म है, विकास बैंक। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर एंड क्या होते हैं, रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है ना, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक ये हो जाएगा इसका। अब ये क्या करें कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो ये की गई थी जो छठी यानी कि जो 6th 5 ईयर प्लान है, इसको किया गया था 1982 में। कब किया गया था? 1982 में। कमेटी का नाम जरूर याद रखिएगा, कमेटी थी शिवारमन, श्री बी, ये बी होगा शिवारमन या शिवरमन लिखा मिलेगा आपको। ठीक है ना, ये कमेटी थी, इसकी रिकमेंडेशन भाई, इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी 1979 में। उसके आधार पर 1982 में जो नाबार्ड है उसको स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और नाम से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो जो भी राष्ट्रीय यानी कि जो एग्रीकल्चर है उससे रिलेटेड ये मतलब देखता है काम को। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सा सांख्यिकी माध्य चरम मानों से प्रभावित नहीं होता। ठीक है, तो ये करें कि कौन सा है ऐसा, तो इसका होना चाहिए आंसर मोड। देखिए फिर भी मैं आपको दोबारा बोलती हूँ कि अगर आपके पास आंसर की है तो बता देना, मुझे दे देना। तो इसका होता मोड। ठीक है ना, कौन सा सांख्यिकी माध्य चरम मानों से प्रभावित नहीं होता, ये भी होता है, मीडियन भी, अर्थमेटिक मीन भी, हार्मोनिक मीन भी। तो जो मोड है ना वो एक बहुत बड़ी वैल्यू से और बहुत छोटी वैल्यू से प्रभावित नहीं होता। मार्जिनल वैल्यू का मतलब बहुत छोटी, क्योंकि ये क्या करता है आपको देखो, जो ज्योमेट्रिक जो मोड होता है ना, जो मोड होता ये इनसे इफेक्ट कम होता, बाकी मीडियन, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन ये इफेक्ट होते। उसके बाद आप देखिए कि विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी ये किसने दिया था? नरकसे ने दिया था। किसने? नरकसे ने। ठीक है ना, इसको नरकसे ने दिया था जो विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी है। इसने 3 तरीके की मतलब एक तरीके से उसके बारे में बताया था, एक सप्लाई साइड, एक डिमांड साइड, एक मार्केट जो इम्परफेक्शन है। ठीक है ना, जब हम बात करते हैं विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी की डिमांड साइड की, ठीक है, जब हम डिमांड साइड की बात करते हैं तो डिमांड साइड का मतलब होता है कि पहले ये भी पूछा जाता कई बार कि लो इनकम होगी। ठीक है, इसने नरकसे ने क्या कहा था कि देश गरीब है। ठीक है ना, क्योंकि गरीब है। देश कैसे है? गरीब है क्योंकि गरीब है। तो इन्होंने क्या पूछा कि अर्धविकसित देशों में गरीबी का दुष्चक्र कैसी प्रवृत्ति को दिखाता है। ठीक है ना, तो कैसी को दिखाता है? जो लो इनकम, ठीक, लो इनकम, लो डिमांड, ये डिमांड साइड की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, लो इनकम, लो डिमांड, लो डिमांड, और उसके बाद हो जाएगा लो इनकम, लो डिमांड, लो इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट। उसके बाद ये सर्कल इधर ही आ जाएगा घूमकर, लो इन्वेस्टमेंट। लो इन्वेस्टमेंट के बाद होगा लो प्रोडक्शन, लो प्रोडक्शन। लो प्रोडक्शन अगर होगा, कम उत्पादन होगा, तो उसके बाद क्या होगा? लो प्रोडक्शन के बाद लो इनकम। ठीक है ना, इनकी लो इनकम होगी जब उत्पादन ही नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये सर्कल क्या होगा? घूमता रहेगा कि प्रोडक्शन लो है, प्रोडक्शन के बाद क्या होगा? इनकम लो हो जाएगी। तो ये इस तरीके से सर्कल चलता रहेगा। अगर हम यहाँ पर सप्लाई साइड की बात करते हैं तो सप्लाई साइड में क्या होगा? स्टार्टिंग वहीं से होगी। सप्लाई साइड में लो इनकम है, इनकम लो होने के कारण से सप्लाई साइड में जहाँ पर ये डिमांड थी ना वहाँ पर सेविंग आ जाएगी कि लो सेविंग। ठीक है ना, लो सेविंग। लो सेविंग के बाद अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आ जाएगा लो प्रोडक्शन, लो प्रोडक्शन, और उसके बाद आ जाएगा लो इनकम। तो इस तरीके से सर्कल क्या होगा? चलता रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? इक्वल द रेट ऑफ इन्फ्लेशन माइनस द नॉमिनल रेट। 127 का अगर आप देखोगे ना कि इक्वल द नॉमिनल रेट ऑफ माइनस रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा, यहाँ पर क्या था? नॉमिनल रेट था। ठीक है ना, मौद्रिक दर के बराबर होगा। मुद्रास्फीति में से अगर हम इन्फ्लेशन में से क्या घटा देंगे? मुद्रास्फीति की दर, मौद्रिक दर घटाए, यानी कि जो भी हमारे पास नॉमिनल है ना उसमें से जितना भी इन्फ्लेशन है उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर तो ये कहता है इन्फ्लेशन में से मौद्रिक दर घटाई हुई थी, नहीं, जो हमारे पास मॉनेटरी फॉर्म में है ना उसमें से अगर हम इन्फ्लेशन घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा रियल इंटरेस्ट रेट। उसके बाद आता है क्वेश्चन, उसके बाद है क्वेश्चन आपका
128 128 को आप देखिए, इसमें क्या पूछा गया इन्होंने कि विच कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन ए प्योर मोनोपोली। मोनोपोली के अंदर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, जहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 हो, ठीक है ना। तो वो कौन सा होता है, एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद है कि हु यूज्ड फर्स्ट एवर द कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज इन इंडिया, कि भारत में सर्वप्रथम, कि इंडिया के अंदर जो सर्वप्रथम लागत लाभ विश्लेषण का उपयोग किसने किया था, DR गाडगिल ने किया था। किसने किया था, DR गाडगिल ने किया था। तो 129 का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, जो संचरण तंत्र दर्शाता है, ये संचरण तंत्र क्या दर्शाता है कि आय तथा बचत में संबंध को, मुद्रा बाजार तथा वस्तु बाजार में संबंध को, आय तथा उपभोग में संबंध को। तो ये दर्शाता द रिलेशनशिप बिटवीन मनी मार्केट एंड गुड्स मार्केट। उसके बाद आएगा 131। अब ये करें कि कल्पना कीजिए कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में समग्र पूर्ति वक्र लंबवत है, स्थिति में करों में गिरावट से क्या होगा। ये करें कि एग्रीगेट सप्लाई कराओ ऐसा है, अगर टैक्स घटा दिए जाए, टैक्स घटेंगे तो आप सोचिए एक सेकेंड, उत्पादन को तो बढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है। टैक्स घटेंगे तो लोगों की इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। इनकम अगर बढ़ती है तो वो डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो उनके प्राइस बढ़ने चाहिए। अभी देख लेते उत्पादन हमारा नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन को यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या कहता है। ये कहता है कि यदि लंबवत है टैक्स घटा दिए जाए तो कीमत तथा वास्तविक उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वास्तविक उत्पादन तो आपने देख लिया कि वो तो प्रभावित तो होगा ही नहीं। उसके बाद देखिए वास्तविक उत्पादन बढ़ेगा, बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकता। कीमत स्तर बढ़ेगा किंतु वास्तविक उत्पादन अप्रभावित रहेगा। कीमत स्तर ये होना चाहिए कि कीमत स्तर बढ़ेगा और वास्तविक उत्पादन जो है ना, मतलब आपका अप्रभावित रहेगा। 131 का जो है ना आपका थर्ड होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं उस टाइम पर जो रुपया की जो कंडीशन थी, ये मैंने अभी करवा दिया आपको। अब 2022 में क्यों डेप्रिशिएट करा, ये चीज़ें मैंने करवा दी हैं, उनको ध्यान रखिएगा आप। अब यहाँ पर व्हाट आर द रीजन फॉर द रिसेंट डेप्रिशिएशन, कि 2018 में क्या था। इसके चारों के चारों आंसर है कि FPI 4 पोर्टफोलियो आउटफ्लो हो रहा था, फिजिकल डेफिसिट हो रहा था, ट्रेड वॉर हो रहा था USA का और चाइना का, क्रूड ऑयल जो है वो इंक्रीज हो रहे थे, प्राइस जो है ना वो इंक्रीज हो रहे थे। तो इसका 132 का जो है वो आ जाएगा फोर्थ। ये सभी कारण थे। लेफर करव के बारे में हमने पढ़ा था ना कि लेफर करव क्या होता है, जो टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बारे में बात करता है। ये पिछली ही वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो लेफर करव के अनुसार यदि टैक्स रेट में वृद्धि होती है तो जो टैक्स रेवेन्यू है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी। देखिए, ठीक है ना। अब इसका आंसर अगर आप देखोगे तो 133 का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। पहले बढ़ेगा कि देखिए जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ेगी ना, जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, टैक्स रेट बढ़ने से टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगी, ठीक है। जैसे ही टैक्स रेट यहाँ पर पीक पर पहुँच जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे जो इससे बढ़ने वाली जो रेवेन्यू है ना यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद यदि टैक्स लगाया जाएगा तो जो टैक्स से बनने वाली जो रेवेन्यू हो वो क्या करना स्टार्ट हो जाएगी, डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि देखिए एक लेवल तक क्या होता है कि लोग क्या करते, कमाते हैं और वो टैक्स भी भरते रहते हैं, लेकिन एक टाइम पर क्या होता है कि वो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कमाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कि अगर कमाएंगे तो सारा टैक्स के फॉर्म में जाएगा। तो ये जो होना है एक लेवल के बाद गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। अब उसके बाद ये घनत्व की बात करें कि ये भी मैंने आपको करवा दिया है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। ये पूछा उन्होंने 2001 से लेकर 2011 तक। इसका अगर आप आंसर देखोगे तो ये है, अभी 382 है ना, तो उस टाइम पर 2001 में क्या था, 325 था। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब है 135 जो क्वेश्चन है। 135 का ये क्या बता रहे हैं आपको कि सितंबर 2018 में भारत सरकार ने कई विलासी वस्तुओं पर प्रशुल्क बढ़ाया।
किस लिए? वह करें कि सितंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाई कस्टम ड्यूटी ऑन मनी मैनी लग्जरी आइटम्स। तो वह करें कि जो कंट्रोलिंग द जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, कंट्रोलिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, कंट्रोलिंग द आउटफ्लो ऑफ डॉलर, तो ये सारे कारण थे इसके, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। सभी कारण थे जिनके कारण से क्या करना पड़ा, जो है टैक्स को बढ़ाना पड़ा। अब उसके बाद है कि अगर हम फ्री ट्रेड करते तो उसके क्या क्या लॉस हो सकते हैं, ठीक है। शिशु उद्योगों पर, यानी कि जो हमारी इन्फेंट इंडस्ट्री है उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सेम जो प्रोडक्ट वो बना रहे होते हैं अभी वो एक तरीके से इनिशियल फेज में होते हैं, आरंभिक उसके अंदर होते हैं, स्टार्ट हुए होते हैं। तो ऐसे ही दूसरा प्रोडक्ट अगर बाहर से आता तो उनको क्या होगा, एक तरीके से हार्म होगा। दूसरी है कि उद्योगों के विविधीकरण पर विपरीत प्रभाव, कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जो इंडस्ट्रीज है, इंक्रीज इम्पैक्ट ऑफ द फॉरेन कैपिटल, लॉस टू द कंज्यूमर। देखिए कंज्यूमर को तो बिल्कुल लॉस नहीं होता। अब इस यहाँ से देख लीजिए फोर्थ किस किस में है, उसको आप पहले निकाल दीजिए। तो आपका फोर्थ है इसमें, 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 तो बच गया क्या, आपके पहला बच गया आपका कि एडवर्स। अब ये इसको ध्यान रखना और याद कर लेना कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्फेंट इंडस्ट्री, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंक्रीज इम्पैक्ट ऑफ ए फॉरेन कैपिटल, ठीक है ना। इंक्रीज इम्पैक्ट विदेशी पूंजी का बढ़ता है कि बाहर से जब कैपिटल ज़्यादा आएगी वो हमें इफेक्ट करेगी। दूसरा जो हमारे जो एक तरीके से डाइवर्सिफाई हो सकते से इंडस्ट्री वो नहीं हो पाएंगे, जो हमने अभी इंडस्ट्री लगाई है शिशु अवस्था में है वो नहीं चल पाएंगे। उसके बाद है 137 प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कम अंडर, सार्वजनिक उपक्रमों से लाभ सम्मिलित होते हैं। प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कम अंडर, यानी कि जो सार्वजनिक उपक्रम है, सार्वजनिक उपक्रम का मतलब जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्री है, लाभ जो सम्मिलित होते हैं 137 का कहाँ पर होते हैं, जो प्रॉफिट होते, ठीक है ना। जो प्रॉफिट की बात करें वो पब्लिक डेप्थ में होते हैं। डेप्ट हो गई DBT, यहाँ पर सार्वजनिक में नहीं। और हाँ रेवेन्यू रिसिप्ट्स में होते हैं। कैपिटल के अंदर तो लोन आ जाएंगे, डेप्ट आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो प्रॉफिट होंगे रेवेन्यू के अंदर जाएंगे। आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट करते हैं ना, वहाँ पर भी हम करते हैं। प्रॉफिट्स जो उनको होंगे वो रेवेन्यू में जाएंगे, जो इन्वेस्टमेंट, लोन, बोरोइंग, डेप्ट, ये सारे के सारे हमारे कैपिटल में जाएंगे। अब उसके बाद आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत प्रेरित, नहीं कि लागत बढ़ने के कारण से प्राइस बढ़ाई जाती है। वेज आर डिक्रीज, गलत बात है, ये तो है ही नहीं। प्रोडक्टिव लेबर इंक्रीज नहीं, ये भी नहीं है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज, ये होगा। एग्रीगेट सप्लाई करो शिफ्ट टू द राइट, नहीं ये तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी, तो इसका हो जाएगा आंसर 3। उसके बाद आप देखिए कि ऑल एंट्रीज इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट शुड बी कलेक्टिवली सम टू, कि भुगतान संतुलन की समस्त प्रविष्टियाँ सामूहिक रूप से बराबर होती हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद घटाने की GNP माइनस। देखिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि मिस्टर राम बायज नेशनल स्मॉल सर्टिफिकेट, ठीक है ना। ये जो NSC होते हैं ये बिल्कुल सिक्योर्ड होते हैं, ठीक है ना, जो ये सर्टिफिकेट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन, इनके बारे में हमें पढ़ कर जाना। NSC क्या होता है, ठीक है, नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट, NSSC। तो ये जो होते हैं ना, इनका मतलब होता है कि इनसे ना गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है ना वो इंक्रीज होती है, ठीक। उसके बाद आता है प्राइस रिजिडिटी, ये पहले मैं आपको करवा चुकी हूँ ना। प्राइस रिजिडिटी एक करेक्टरिस्टिक्स होता इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, इसका कोई मतलब नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में होती नहीं, कहाँ पर होती है, बाजार की मतलब अपूर्णता में, जहाँ पर आपने ओलिगोपोली को पढ़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। तो 141 का क्या हो जाएगा, थर्ड। उसके बाद चलते हैं हम 142 पर। विच आइटम्स आर कॉल्ड द इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल क्या होती है, जो दिखाई नहीं देती। तो जितने भी सर्विसेज होती है ना सारी इनविजिबल होती है, ठीक है ना। और जो टूरिज्म है ये भी इनविजिबल के अंदर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 142 का फोर्थ, ठीक। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जितनी भी सर्विसेज होती हैं, जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो होता है वो हमारी इनविजिबल में आता। खाली अगर गुड्स की बात करते हैं तो वो विजिबल में आ जाएगा। अब है 143 का देखिए, कैपिटल आउटपुट रेशो। कैपिटल आउटपुट रेशो है, कैपिटल कोफिशिएंट पूछ रखा है। तो कैपिटल कोफिशिएंट होता है कैपिटल आउटपुट रेशो, ये हो जाएगा 5/1।
यानी कि 5। उसके बाद हम देखते हैं 144। 144 आपको क्या कहता है, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जो इसको जारी करता है UNDP और OPHI। उसके बाद हम देखिए फिर आ गया ISLM यानी कि मैक्रो का। मैक्रो के अंदर देखिए ISLM प्रारूप से वो करें कि अगर गवर्नमेंट ऑटोनोमस, ये स्वायत्तर जो लिखा हो ना, ये स्वतंत्र होना चाहिए, यहाँ पर ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता। अब देखिए ये आपका LM है, ये आपके रट जाएंगे बिल्कुल, ये IS है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो IS राइट साइड शिफ्ट होगा, ये इनकम है। और यहाँ पर ये आपका ये आउटपुट, और यहाँ पर आपका इनकम या आउटपुट एक ही है, ये इंटरेस्ट है यहाँ पर। यदि आपका एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता तो IS कहाँ पर शिफ्ट करेगा, IS जो है ना वो शिफ्ट करेगा आपका राइट साइड। जब IS राइट साइड शिफ्ट करेगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा, आपने देखा था, और ब्याज भी बढ़ेगा, ठीक है ना, दोनों चीज़ें आपकी इंक्रीज होंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं कि आय में ब्याज दर दोनों में कमी होगी, बिल्कुल भी नहीं, आय में कमी होगी, कमी तो किसी में नहीं होगी, दोनों में वृद्धि होगी, ठीक है ना, आय में कमी होगी, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आंसर 3। तो आपने देख लिया कि 143 का क्या होगा, 3 हो जाएगा, सॉरी 145 का, और 142 का आपने देख लिया था, सेकंड था। अब है 146। केंद्रवादी सिद्धांत में बेरोजगारी का कारण क्या होता है, बेरोजगारी क्यों पाई जाती है। मैंने आपको बताया था कि डिमांड की कमी के कारण से केंद्र कहता है कि बेरोजगारी होती है। उसके बाद 147 कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी कहाँ पर है, तो ये है जामनगर के अंदर, ठीक है ना। तो 147 का क्या, 4th है, जामनगर में, वर्ल्ड वाइड जो सबसे बड़ी है। 148 का अगर आप देखोगे तो 148 का देखिए, द नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री मस्ट बी इक्वल टू, एक देश के आंतरिक क्षेत्र में कमाई गई शुद्ध साधन आय आवश्यक रूप से बराबर होती है, पर्सनल इनकम की बिल्कुल नहीं होती। 148 का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए फैक्टर कॉस्ट, इन्होंने क्या बोला कि आंतरिक क्षेत्र में, तो उसको हम बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस नहीं, फैक्टर कॉस्ट पर हम निकालते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट ए फैक्टर नहीं, ये नहीं होता क्योंकि आंतरिक क्षेत्र की बात की जा रही है, तो इसका हो जाएगा आंसर 2। उसके बाद है 149 का है ना, हम देखते हैं कि 149 के डिफरेंट रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर फार्मर्स हाउस होल्ड एंड बिजनेस, ये करें किसानों से मतलब जो हाउसेज है उनसे और बिजनेसमैनों से बिजली का बिल के ना अलग अलग रेट ली जाती है। तो ये क्या परफेक्ट कंपटीशन का कोई मतलब नहीं है, डंपिंग का, तो ये होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर द स्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, कि ये अर्धविकसित देश विश्व की गंदी बस्ती है। ये किसने कहा, ये A.N. केन जो केयर्न क्रॉस है, उन्होंने ये बात बोली है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हज़ारों बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आज का ये आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये 2018 का हो गया, 2017 का जो पेपर है।